आप देखें तो हमने void को शामिल किया है मेन के बिल्कुल आगे। void एक कीवर्ड है और एक डेटा टाइप को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसका अर्थ होता है कि हमारा ये जो मेन फंक्शन है वो किसी भी प्रकार की कोई भी वैल्यू हमें वापस नहीं दे रहा। तो ऐसे केसेस में जब हम किसी फंक्शन से कोई वैल्यू वापस नहीं लेना चाहते तो हम वहां पे void प्रयोग कर सकते हैं। void को ज्यादा समझने के लिए हम आने वाले सभी एग्जांपल्स का अध्ययन करेंगे जिसमें हम इसका प्रयोग कर पाएंगे। अभी के लिए हम इसको बिल्कुल इसी तरह से शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम्स में। यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखें अपने सी प्रोग्राम बनाते समय, तो हम काफी सारे एरर्स को अपने प्रोग्राम में आने से रोक सकते हैं। इससे जहां हमारे समय की बचत रहती है वहीं हमारा प्रोग्राम भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ दिया गया है सेमी कॉलम का। सेमी कॉलन जो रहता है वो हमें हर एक स्टेटमेंट के पश्चात देना होता है सी लैंग्वेज में जब भी हम कोई स्टेटमेंट खत्म करते हैं। यदि आप यहाँ एग्जांपल देखें तो ओपनिंग ब्लॉक से लेके क्लोजिंग ब्लॉक तक देखें तो हमने जितनी भी स्टेटमेंट इसमें शामिल करनी है सबके पीछे सेमी कॉलन का प्रयोग करना है, ताकि हम ये बता सकें कि हमारा जो ये स्टेटमेंट्स है यहीं पे एंडेड है। एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से अलग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं ताकि कंपाइलर को जानकारी हो जाए कि हमारी प्रिंटफ स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म है। इसी तरह से यहाँ पे जब भी हम प्रोग्रामिंग करें तो हमेशा ध्यान रखें कि हम अपनी प्रोग्रामिंग स्मॉल लेटर्स में ही करें, जिससे कि हमारे एरर आने की संभावना जो है बहुत कम हो जाती है। इसी तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो राउंडेड ब्रैकेट्स हो चाहे वो कर्ली ब्रेसेस हो। आप ये ध्यान रखें यदि आपने कोई ब्रैकेट ओपन किया है तो उसको क्लोज करना जरूरी है, और बिना आवश्यकता के आप कोई भी ब्रैकेट ओपन मत करें और ना ही कोई ब्रैकेट क्लोज करें। इसी तरह से एक बात और ध्यान रखें कि सेमीकोलन कभी भी किसी फंक्शन की बॉडी डिस्क्राइब करते समय, किसी फंक्शन की बॉडी एक्सप्लेन करते समय नहीं आता। जैसे हमारे पास void मेन राउंडेड ब्रैकेट ओपन और क्लोज की है, उसके पश्चात यहाँ सेमीकोलन का प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस के पश्चात इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा आपके प्रोग्राम में काफी सारे एरर्स आएंगे। हमेशा यह भी ध्यान रखें कि जब भी आप डबल कोट्स का प्रयोग करें तो जब स्टार्ट करें डबल कोट्स तो उसको एंडिंग डबल कोट से जरूर क्लोज करें, जैसे कि प्रिंटफ स्टेटमेंट्स में हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जब भी आप प्रिंटफ में डबल कोट स्टार्ट करें तो उसको बाद में क्लोज अवश्य करें, अन्यथा आपके पास एरर अवेलेबल हो जाएंगे। इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए हम अपनी प्रोग्रामिंग को सुदृढ़ कर सकते हैं। अब तक हमने सी लैंग्वेज के बारे में जितनी भी जानकारी प्राप्त की उन सब में यदि आपने ध्यान दिया हो तो कंपाइलर सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट रहा है, जिसका मुख्य कार्य सी लैंग्वेज के सोर्स फाइल से लेके उसकी प्रोग्राम फाइल प्रदान करने तक रहता है। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में कंपाइलर को इंस्टॉल करेंगे और उसका प्रयोग करना सीखेंगे। इसके लिए हम इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल काफी सारे कंपाइलर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कंपाइलर्स को डाउनलोड करते समय अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का ध्यान रखें। यदि आप विंडो XP का प्रयोग करते हैं तो कंपाइलर चुनते समय उसको गूगल में जरूर स्पेसिफाई करें, और यदि आप विंडो 7 प्रयोग करते हैं तो आप कंपाइलर चुनते समय विंडो 7 को जरूर स्पेसिफाई करें। हम यहाँ पे गूगल का प्रयोग करते हैं अपना कंपाइलर ढूंढने के लिए। यहां मैं सबसे पहले google.com खोल लेता हूं। इसके लिए मैं अपना एक्सप्लोरर या अपना गूगल क्रोम प्रयोग करते हुए अपना इंटरनेट खोल लेता हूं और ऊपर google.com या google.co.in से अपनी वेबसाइट खोल लेता हूं। यहां पे मुझे टाइप करना है सी लैंग्वेज कंपाइलर फॉर विंडोज 7, 8 या XP। जिस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आप प्रयोग कर रहे हैं उस तरह का आप यहां पे कंपाइलर ढूंढें। तो जब भी मैं जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं, क्योंकि मेरे पास विंडोज 7 है तो उससे रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस यहां अवेलेबल हो जाते हैं। आप पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे जाके पर्टिकुलर टाइप का कंपाइलर डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, देखिए यहाँ पे। और यहाँ इसके साथ इसको खोल के मैं अपनी प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे कि किस प्रकार इसको खोल के प्रोग्रामिंग की जाए और उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखी जाए। जैसे ही मैं सी लैंग्वेज का कंपाइलर सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेता हूं तो यहां मेरे पास शॉर्टकट के रूप में डेस्कटॉप पे कंपाइलर सॉफ्टवेयर का आइकॉन अवेलेबल हो जाता है। यदि आपके पास किसी कारण से डेस्कटॉप पे शॉर्टकट अवेलेबल नहीं हुआ है तो आप स्टार्ट पे जाकर भी इस कंपाइलर सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। अभी यहां मैं इसको ओपन करने के लिए डबल क्लिक कर देता हूं। यहां पे जैसे ही आप यहां डबल क्लिक करते हैं उसके पश्चात देखिए आपके पास कंपाइलर सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो गया है।
अब हम थोड़ी सी जानकारी इसके इंटरफेस की ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर मेन्यू बार अवेलेबल है, फाइल, एडिट, सर्च, इस तरह के काफ़ी सारे मेन्यूज अवेलेबल हैं आपके पास। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो आपके पास अभी कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले यहाँ मैं फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सोर्स कोड लिखने के लिए जगह अवेलेबल हो जाएगी। ये जो ब्लू कलर की विंडो है ये मेरे पास सोर्स कोड लिखने के लिए जगह है। देखें यदि यहाँ पे तो आपके पास यहाँ नाम ऊपर की तरफ दिया गया है, ऊपर जो आपको ब्लू कलर वाला ऊपर वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम अपना सोर्स कोड टाइप करते हैं। नीचे की तरफ जो व्हाइट सेक्शन अवेलेबल है यहाँ पे आपको प्रोग्राम से रिलेटेड एरर्स और वार्निंग्स या मैसेजेस दिए जाते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ आपके पास मैक्सिमाइज बटन है, यदि आप यहाँ क्लिक करें तो देखें आपके पास जो सोर्स कोड वाली स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन में तब्दील हो गई है। दोबारा यदि मैं क्लिक करूं तो फिर से मेरे पास छोटी स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है। आप यदि इस फाइल या इस विंडो को बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, जिससे फाइल ये बंद हो जाएगी। अभी मैं दोबारा फाइल पे न्यू कर देता हूँ। नीचे की तरफ स्टेटस बार है जहां पे शॉर्टकट कीज अवेलेबल हैं आपके पास, जिसमें आपके बेसिक कीज हैं जैसे F1 हेल्प के लिए, F2 सेव के लिए, F3 आप पुरानी फाइल खोलने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से Alt F9 का प्रयोग करके कंपाइल कर सकते हैं, F9 से मेक और F10 से मेन्यू खोल सकते हैं। अब यहां सबसे पहले हम एक बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे जो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है। यहां सबसे पहले बेसिक प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे हेडर फाइल इंक्लूड करनी है जो कि है stdio.h। यहां मैं void main टाइप कर देता हूं। मेन मेरे फंक्शन का नाम है जो कि मेन ब्लॉक है। मैं यहां हेलो फ्रेंड्स मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूं तो इसके लिए मैं यहां पे प्रिंट एफ का इस्तेमाल करता हूं। यहां मैंने हेलो फ्रेंड टाइप कर दिया है। देखिए इसके लिए मैंने यहां पे सबसे लास्ट में सेमीकोलन, और यहां पे देखिए मैंने सबसे पहले प्रिंट एफ के लिए राउंडेड ओपन ब्रैकेट लगाई है, उसके पश्चात डबल कोट्स और फिर डबल कोट्स को एंड किया है। डबल कोट्स के बीच में जो मैसेज मुझे डिस्प्ले करना है वो मैंने टाइप कर दिया है, और फाइनली जो एंडिंग अर्थात क्लोजिंग राउंडेड ब्रैकेट है वो लगा दी है, और सेमीकोलन ये बताता है मेरी ये स्टेटमेंट यहां पे एंड हो रही है, अर्थात प्रिंटफ स्टेटमेंट यहां पे खत्म हो रही है। एंटर प्रेस करता हूं और यहां पे मैं अपना जो मेन फंक्शन है उसे क्लोज कर देता हूं। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप यहां ध्यान दें तो यदि आप किसी फंक्शन या ब्लॉक की ब्रैकेट ओपन करते हैं तो उसको क्लोज करना भी जरूरी रहता है, जैसा कि मैंने यहां पे किया है। अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखेंगे। चलाने के लिए आप Alt + F9 कंपाइल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु हम इस की का प्रयोग ना करके ऊपर यदि आप यहां देखें रन मेन्यू दिया हुआ है, यहां पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले Ctrl + F9 रन की कमांड अवेलेबल है, इसको मैं क्लिक कर देता हूं। मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए मेरे पास यहां कोई भी वार्निंग या एरर मैसेज नहीं अवेलेबल हुआ। प्रोग्राम को रन करने के पश्चात मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई भी आउटपुट अवेलेबल नहीं हुई है। आउटपुट देखने के लिए मुझे एक और की कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना पड़ेगा, वो है Alt के साथ F5 की। आप Alt प्रेस करके रखें कीबोर्ड पे और F5 फंक्शन की का प्रयोग करें तो आपके पास देखिए आउटपुट अवेलेबल हो गई है। जो मेरे पास आउटपुट अवेलेबल हुई है वो है हेलो फ्रेंड के रूप में एक मैसेज। जैसे ही हम एंटर प्रेस करता हूं तो मैं फिर से वापस अपने सोर्स कोड पे चला जाता हूं। अब यहां पे ध्यान दें, इस प्रकार मैंने ये प्रोग्राम को बनाया है। ये बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है। यदि मैं इस प्रोग्राम को सेव करना चाहता हूं तो सबसे पहले फाइल पे यहां से सेव, आपके पास यहां फाइल नेम पूछा जाएगा, आप यहां पे फाइल नेम दे दें। पुराने वाले फाइल नेम को जो कि CPP एक्सटेंशन के साथ है हटा देता हूं और यहां पे अपना फाइल नेम जो है वो दे देता हूं यहां पे myfile.c के नाम से। क्योंकि मेरी ये फाइल C लैंग्वेज की फाइल है इसलिए मैंने .c ये मेंशन कर दिया है, जिससे कि ये मेरी फाइल .c एक्सटेंशन से सेव होगी। जैसे ही यहां मैं ओके करता हूं मेरी फाइल जो है myfile.c के नाम से सेव हो जाएगी। देखिए यहां पे नाम चेंज हो गया है, अब जो नाम यहां पे अवेलेबल है वो है myfile.c। अब हम कॉमन एरर्स की बात करते हैं। यहां पे मान लीजिए आप यहां सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं, मैं इसे डिलीट कर देता हूं यहां पे। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करता हूं Ctrl F9 से, तो देखिए आपके पास कंपाइलिंग करते हुए आपका जो कंपाइलर है वो एरर देगा
एरर इस प्रकार है। एडिटर यहाँ पे अगर एरर को समझे तो आपके पास ये बताया जाता है कि आपके पास कितनी एरर्स है। यहाँ पे 2 एरर्स नीचे की तरफ दिखाई गई हैं। एरर देखने के लिए आप एंटर करें एक बार। यहाँ नीचे की तरफ देखें, जो आपके पास व्हाइट सेक्शन था वहां पे एक मैसेज बॉक्स आ गया है जिसमें ये बताया गया है कि एरर जो है वो आपकी 5th लाइन पे है। एरर myfile.c 5 आपकी उस लाइन को इंडिकेट करता है जिस लाइन के आसपास एरर है। स्टेटमेंट मिसिंग, कुछ मिस है आपके प्रोग्राम में, वो मिस है आपके पास सेमीकोलन, जो हम लगाना भूल गए थे जिसकी वजह से ये एरर आया है। इस एरर की वजह से एक एरर और जनरेट हुआ है जो कि आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग का एरर दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ सेमीकोलन लगाते हैं और फिर से इसे रन करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब बिल्कुल ठीक ठाक रन हुआ है। इसी तरह से मान लीजिए मैं ब्रैकेट लगाना भूल जाता हूं या नहीं लगा पाता, मैं फिर से कंट्रोल F9 करके देखता हूं, अब एंटर करता हूं। अब आपके पास जो एरर है वो है कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। यहां आपके पास लाइन नंबर 4 है जहां पे इसको ये एरर मिली है। इसका अर्थ ये है कि आपके पास 4th लाइन के आसपास जो एरर है वो ब्रैकेट से रिलेटेड एरर है। यहां कंपाइलर के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि आपके पास ये एरर इस ब्रैकेट के ना होने की वजह से आई है। तो हम इसको यहां फिर से लगा देते हैं, फिर से कंपाइल करके देखते हैं। देखिए अब ये रन हो गया है प्रोग्राम। नेक्स्ट एरर जो हमारे पास कई बार आती है वो है इस कारण से, यदि हम यहां मेन नहीं लिखते और मेन के स्पेलिंग किसी कारण से हम गलत कर देते हैं या नहीं लिख पाते मेन, तो आपके पास कुछ इस प्रकार की एरर अवेलेबल हो जाएगी। देखिए अनडिफाइंड सिंबल अंडरस्कोर मेन इन मॉड्यूल C0.acm, जो ये एरर जानकारी देता है आपके पास, जो कि एक लिंकर एरर है और ये जानकारी देता है कि आपने मेन मॉड्यूल का प्रयोग नहीं किया। तो इस करके यहां मैं मेन टाइप कर देता हूं और फिर इसे रन करने की कोशिश करता हूं। देखिए अब की बार फिर से प्रोग्राम रन हो रहा है। नेक्स्ट एरर हमारी हेडर फाइल से रिलेटेड है। मान लीजिए किसी कारण से यहां मैं हेडर फाइल में कुछ गलती कर देता हूं इंक्लूड करते समय, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक की हो या फाइल के नाम की एरर हो, तो उसकी वजह से भी एरर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे मैं डॉट हटा देता हूं, फिर से प्रोग्राम रन करने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पे एरर अवेलेबल है, मैं एंटर करता हूं, मेरे पास एरर की जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। यहां पे देखें अनएबल टू ओपन इंक्लूड फाइल stdio डॉट नहीं लगाया है, अनएबल टू ओपन इंक्लूड फाइल stdioh, अर्थात डॉट ना लगाने की वजह से, क्योंकि ये फाइल अवेलेबल नहीं है सी की हेडर फाइल लिस्ट में, इस करके ये एरर हमारे पास आ गया है। यहां पे मैं डॉट एच कर देता हूं, अब फिर से कंट्रोल F9 करता हूं तो देखिए फिर से ये एरर हट जाएगा। इस सारे प्रोसेस में यदि मैं एक बार Alt 5 करके आउटपुट देखूं तो आप देखेंगे कि यहां पे काफी सारे हेलो फ्रेंड्स अवेलेबल हो गए हैं, अर्थात काफी एक ही आउटपुट को उसने काफी बार प्रिंट कर दिया है। और यहां पे ये भी देखें कि सभी आउटपुट जो है वो एक साथ जुड़े हुए हैं, एक आउटपुट दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन चीजों के हल के लिए मैं फिर से वापस एंटर करता हूं। यदि आप हर एक आउटपुट को अलग लाइन में लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप बैकस्लैश प्रेस करें और साथ में एन का प्रयोग करें। इसका अर्थ यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से है। जैसे ही मैं कंट्रोल F9 करता हूं और Alt 5 करके देखता हूं तो देखिए नेक्स्ट जो लेटेस्ट आउटपुट हमारे पास सबसे लास्ट में आई है वो अलग लाइन में है। फिर से एंटर, फिर से कंट्रोल F9 करता हूं, Alt F5 करता हूं तो फिर से जो नेक्स्ट आउटपुट है वो अलग लाइन में है। तो यदि आप अपनी आउटपुट्स को अलग लाइन में लाना चाहते हैं, नई लाइन में लाना चाहते हैं, तो आप बैकवर्ड स्लैश के साथ एन का प्रयोग करते हुए ये कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये पहला और बेसिक प्रोग्राम है। इस प्रकार से हमने पहला प्रोग्राम जो कि बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है उसको बना लिया है। अब यहां पे हमारे पास 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या, यदि आप Alt 5 करके देखें तो यहां पे आपको जो भी आपकी लेटेस्ट आउटपुट है उसके साथ पुरानी आउटपुट भी आपको मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए यहां पे मैं कुछ चेंजेस करता हूं, यहां मैं कुछ ऐड कर देता हूं और फिर से कंट्रोल F9 करता हूं तो आप देखेंगे कि नई आउटपुट के साथ पुरानी आउटपुट वहीं पे अवेलेबल है। इस प्रकार से जब भी मैं प्रोग्राम चला रहा हूं तो पुरानी आउटपुट वहीं पे उसी स्क्रीन पे अवेलेबल है, साथ ही नई आउटपुट भी वहीं पे दिखाई जा रही है। मैं ये चाहता हूं कि पुरानी आउटपुट को हटा दिया जाए, जब भी प्रोग्राम चले बिल्कुल फ्रेश स्क्रीन पे मेरी जो नई आउटपुट है वो दिखाए, पुरानी आउटपुट साफ करके दिखाए। इसके लिए मैं अपने पास यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन का प्रयोग कर सकता हूँ। इसी तरह से एक दूसरी समस्या हमारे साथ ये है, जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं कंट्रोल F9 के साथ तो ये हमें
आउटपुट स्क्रीन पे नहीं लेके जाता। देखिए कंट्रोल F9 करते हैं तो ये हमें आउटपुट स्क्रीन पे नहीं लेके जाता। यदि हम चाहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन प्रोग्राम रन करते समय ही हमारे समक्ष आ जाए, हमारे सामने आ जाए, तो इसके लिए हम एक और फंक्शन जो कि getch है उसका प्रयोग कर सकते हैं। getch का मुख्य प्रयोग एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड के द्वारा जब भी आप कोई की प्रेस करते हैं तो वो उस की को getch के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। परंतु यहाँ पे प्रैक्टिकली सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स बनाते हैं तो getch का प्रयोग हम कुछ देर के लिए स्क्रीन को रोकने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे हम इन दोनों फंक्शन का प्रयोग करना सीखेंगे, परंतु हम पहले ये जान लेते हैं कि ये दोनों फंक्शन किस हेडर फाइल से संबंधित हैं। देखिए हमारे पास CLR अर्थात क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन है वो conio.h से, और इसी तरह से getch जिसका प्रयोग हम स्क्रीन को थोड़ी देर रोकने के लिए करेंगे वो भी conio.h से संबंधित है और conio.h में डिफाइंड है। इसका अर्थ यह है कि हमें एक और हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी पड़ेगी जिसका नाम है conio.h, जिसके द्वारा हम दो फंक्शंस को प्रयोग कर सकते हैं। अब इन दोनों फंक्शंस का प्रयोग देखेंगे और इसका प्रयोग हम अपने प्रोग्राम में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे जिसका नाम है conio.h। अब हम दोनों फंक्शंस का प्रयोग करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्लियर स्क्रीन फंक्शन है हम उसको सबसे पहली लाइन बनाएंगे अपने पास यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब प्रोग्राम चले तो पिछले वाला सारा जो आउटपुट है वो साफ हो जाए स्क्रीन से। तो उसके लिए मैं CLR टाइप कर देता हूं, अर्थात क्लियर स्क्रीन टाइप कर देता हूं। और देखिए यहां पे फंक्शन का साइन लगा के, जो कि ओपन राउंडेड ब्रैकेट और क्लोज राउंडेड ब्रैकेट है, उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया है जो ये बताता है कि मैंने फंक्शन को यहाँ यूज करना है। इस प्रकार मैंने क्लियर स्क्रीन लिख दिया है। अब getch को सबसे लास्ट में मैं शामिल करता हूं। उसका कारण यह है कि बिल्कुल आउटपुट पे जाकर मेरी जो ये स्क्रीन है रुक जाए। ये ध्यान रखिएगा कि getch का जो एक्चुअल प्रयोग रहता है वो कीबोर्ड से कैरेक्टर को रीड करना होता है, परंतु प्रैक्टिकली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम अपनी स्क्रीन को कुछ देर पॉज करने के लिए, रोकने के लिए या आउटपुट देखने के लिए getch का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम कीबोर्ड का कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारा जो आउटपुट स्क्रीन हमारे सामने शो होगा। क्योंकि मैं अपना आउटपुट स्क्रीन देखना चाहता हूं जो सबसे लास्ट में अवेलेबल होगा, तो इसके लिए मैं यहां पे getch सबसे लास्ट में टाइप कर देता हूं। अब फिर से कंट्रोल F9 के साथ हम इसे रन करते हैं प्रोग्राम। अब की बार देखिए आपके पास एक तो पिछले वाला जो आउटपुट था वो सारा क्लियर कर दिया गया है और उसके पश्चात हमें आउटपुट स्क्रीन पे रोक भी दिया गया है, जो कि getch के कारण है। जब भी यहां मैं कोई की प्रेस करता हूं तो फिर से वापस अपने प्रोग्राम पे आ जाता हूं। अब यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम का जो printf मैसेज है इसको यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ और फिर से कंट्रोल F9 करता हूँ। आप देखेंगे पिछले वाला जो 1 2 3 हेलो फ्रेंड मैसेज था वो अब यहाँ पे स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि क्लियर स्क्रीन के द्वारा उसे साफ कर दिया गया है। और मेरे पास अब मुझे Alt+F5 का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंट्रोल F9 करते ही जो आउटपुट स्क्रीन है वो रुक जाती है और getch के कारण वो मेरे से की डिटेक्ट करती है। जब तक कीबोर्ड पे मैं किसी की को प्रेस नहीं करता मेरे पास ये आउटपुट स्क्रीन अवेलेबल रहेगी। मैं फिर से प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए इस प्रकार से मेरे पास यहाँ पे प्रोग्राम अवेलेबल हो गया है। यहाँ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि जब आप प्रोग्राम बनाएं तो इंडेंटेशन का ध्यान रखें, जिससे कि आपका प्रोग्राम आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से क्लियर होता है कि यहाँ से मेरा ब्लॉक शुरू है और यहाँ पे एंड है, और उसके बीच में मैंने ये 3 स्टेटमेंट्स प्रयोग की हैं। तीनों स्टेटमेंट्स प्रयोग करते समय फिर से यहाँ ध्यान रखिएगा कि हमने जो सेमीकोलन है उसका प्रयोग किया है। सेमीकोलन का कभी भी प्रयोग आप यहाँ void main फंक्शन के बाद मत करें, क्योंकि यदि आप इसे यहाँ पे प्रयोग करते हैं तो फिर से एरर आपके पास आएगा। देखिए डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, तो इसको मैं फिर से हटा देता हूँ। इस प्रकार से आप बेसिक एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं और अपना प्रोग्राम जल्दी संपन्न कर सकते हैं।